हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल का क्वेद आजम ट्रॉफी का मैच जो होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बीच में। तो क्वेद आजम ट्रॉफी के जो मैचेस चल रहे हैं ना, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो आपको इतना तो अब तक पता चल ही गया होगा कि पिच के ऊपर ही पूरा मैच जो है डिपेंड करता है कि पिच कैसा है, किस तरह के बॉलर्स को हेल्प मिलता है, और बॉलर्स को हेल्प मिलने के ऊपर ही डिपेंड करता है कि रन्स कितने बनेंगे। और फैंटेसी की तरफ से अगर आप बात करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस जो चल रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है कि हमारा बैट्समैन का सिलेक्शन क्या हो रहा है। ठीक है, जहाँ पर हमारे बैट्समैन सही सिलेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि पिच के बारे में तो हम एट द लास्ट मोमेंट तक हम अच्छा आइडिया लगा भी पा रहे हैं, किस तरह के बॉलर्स काम पे आ सकते हैं, ये सब कुछ हम आइडिया लगा पा रहे हैं। लेकिन बैट्समैनों के बारे में कभी कभार हमारा प्रिडिक्शन गलत भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है। पिछले साल से ही ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है, मतलब रीऑर्गेनाइज तरीके से शुरू हुआ है। तो इसीलिए थोड़े से रिकॉर्ड्स बैट्समैनों के कम हैं, थोड़ा सा जो भी मिल रहा है उसी की बेसिस पर हमें बैट्समैन सिलेक्ट करने हो रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत फॉर्म को देखकर हम बैट्समैन सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सब कुछ सही जाए, क्योंकि बैट्समैन हैं कितने भी अच्छे फॉर्म पर हो क्या भी हो, एक ही बॉल की बात है, बस ये सब का आपको पता ही होगा। तो उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्वेद आजम ट्रॉफी कैसा जाएगा मैच हमारा फैंटेसी की तरफ से भी, और मैच का रिजल्ट अगर हम ओवरऑल बात भी करें तो भी। ठीक है, तो एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए ये मैचेस अच्छे होते हैं, लेकिन आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद लोग उतना ध्यान नहीं दें, छोटी मोटी कुछ चीज़ें होती हैं, वो सब तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपको बैट्समैनों के ऊपर भी थोड़ा फोकस करना पड़ता है, और वहाँ पे अगर गलत सिलेक्शन आप कर देते हैं तो आप काफ़ी पीछे हो जाते हैं। तो ये सब की चीज़ों को ध्यान में रखना इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये मैचेस अच्छे होते हैं, 4 डे मैचेस। अब अगर हमारे साथ अगर शुरू से हैं तो आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा संभल के करना ज़रूरी है, क्योंकि बैट्समैनों का प्रेडिक्शन यहाँ पे उल्टा भी पड़ सकता है। ये मैच होने जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हमने एक भी मैच अभी तक कवर नहीं करा हुआ है, यहाँ पर हुए ही हैं इस सीज़न में 2 मैचेस, और ये ग्राउंड कुछ ज़्यादा ही यूनिक नज़र आया है मुझे। मतलब अभी तक कराची में 3 मैचेस में हम मैचेस जो है कवर कर चुके हैं। नेशनल स्टेडियम कराची, जहाँ पर आपने देखा होगा भतेरा रन्स बनता है, विकेट्स नाम की कुछ होता नहीं उस तरह से बॉलर्स के लिए। उसके बाद एक होते हैं यूनाइटेड बैंक कॉम्प्लेक्स, उसके बाद स्टेट बैंक कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ था। तो ये ग्राउंड थोड़ा सा अलग है, 3 ग्राउंड के बाद यह है चौथा ग्राउंड, और यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें अलग होता है। ठीक है, और ये चीज़ें जो भी मुझे मिली हैं, अगर वो सारी चीज़ें सही चल गई ना कल के मैच पर, तो हो सकता है कि हमारे लिए ये मैच कुछ ज़्यादा ही बड़ा अच्छा हो जाए। लेकिन अगर चले तो देखते रहते हैं क्या होता है, वेदर की कोई बात नहीं है। पिछले 2 सीज़नों में, मतलब इस सीज़न में एक मैच ऑलरेडी हो चुका है इन दोनों टीमों के बीच में, 3 मैचेस हुए हैं और तीनों ही मैच हुए हैं ड्रॉ। ठीक है, 2 मार आप कह सकते हैं कि सिंध की टीम जो है थोड़ी सी अनलकी रही है, उनको जीतना चाहिए था, किसी कारण की वजह से वो जीत नहीं पाए। लेकिन तीनों ही मैच अभी तक ड्रॉ हुए हैं। ये कुछ परफॉर्मेंस हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। जल्दी से आ जाते हैं और देखते हैं जो 3 मैचेस हुए हैं इन तीनों टीमों के बीच में वो कैसे कैसे रहे हैं। तो ये है पहला मैच। सिंध ने यहाँ पर बनाया था 476, जहाँ से ओमार बिन यूसुफ और आसाद शफीक के रन आपको दिख जाएंगे। बॉलिंग में सामिन गुल और आदिल अमीन, इनके यहाँ पर विकेट्स थे। खैबर ने भी यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करी थी। जो रन बनाने वाले प्लेयर थे वहाँ से आदिल अमीन का नाम आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। ताबीश खान के विकेट। सिंध यहाँ पर आखिरी में 30 ओवर का ही मैच बचा था, तो मैच यहाँ पर किसी कारण की वजह से छोटा ही हो चुका था, समझ सकते हैं। जहाँ पर उमर बिन यूसुफ और साद अली के यहाँ पर रन्स थे। तो बैटिंग यहाँ पर दोनों ही टीमों की काफ़ी अच्छी हुई थी, मतलब पूरा ही बैटिंग का ही यहाँ पर दबदबा था। 3 जो इनिंग्स हुए थे, हर इनिंग्स में ही यहाँ पर किसी ना किसी बैट्समैन ने डोमिनेट करा हुआ है। शतक बने 2, 3 शतक बने इनफैक्ट। अच्छा, अगला मैच, यहाँ पर भी मैच जो है छोटा हो गया था और सिर्फ 2 ही इनिंग्स कंप्लीट हो पाए थे, और दूसरा इनिंग्स भी ज़्यादा नहीं। यहाँ पर खैबर को प्रेशर में डाल दिया था, जहाँ से आपको इसराउल्ला रेहान अफरीदी के रन्स दिख जाएंगे। सोहेल खान ने यहाँ पर विकेट निकाला हुआ था। ओमर बिन यूसुफ ने यहाँ पर फिर से सिंध के होकर रन बनाया था। बाकी सौद शकील के कुछ रन हैं, सौद शकील का यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कुछ रन था। और इस सीज़न में जो एक मैच हुए हैं वहाँ पर ये हुआ था कि सिंध ने बनाया था 361। जिन्होंने रन बनाया हुआ था उनमें से काफ़ी सारे अभी अवेलेबल नहीं है, तो सौद शकील का ही अभी बचा हुआ है जिन्होंने रन बनाया। और भी फवाद आलम, सरफराज अहमद के रन्स वगैरह थे, लेकिन वो तो अवेलेबल है नहीं। बॉलिंग में ये कुछ विकेट टेकर्स थे। खैबर ने यहाँ पर बनाया 307, जहाँ पर फिर से इसराउल्ला और रेहान अफरीदी के रन्स आपको दिख जाएंगे।
सोहेल खान आसिफ अली के विकेट्स, सिंध ने यहाँ पर बनाया 234, उमर बिन यूसुफ के रन्स यहाँ पे साजिद खान के विकेट से। और आखिरी इनिंग्स पर कुछ हद तक आदिल आबिद ने फाइट बैक किया, लेकिन यहाँ पर भी आप नोटिस करिए, देखिए तीनों ही जो मैच आए हैं ना, देखिए ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि कंसिस्टेंसी की कमी है इन मैचों में। कुछ हद तक जो नाम आए हैं आपने वही नाम है आपके पास अगर आप हेड टू हेड परफॉर्मर्स के तौर पर किसी को ढूंढना चाहते हैं तो। लेकिन जो चीज़ है मैं आपको कहना चाहता हूँ कि तीनों ही मैच में सिंध अपर हैंड रखी है ओवर खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ पर उन्होंने बनाया था 476 लगभग, अगर डिक्लेयर ना थी तो कम से कम 500 रन के आसपास तो बन ही जाते। यहाँ पर पहले इनिंग्स में खैबर पख्तूनख्वा से वो बेटर थे, यहाँ पर मैच हो गया ड्रॉ। उसके बाद यहाँ पर 288 पर निपटा दिया था, लेकिन फिर से एक मैच किसी कारण की वजह से ड्रॉ हो गया। यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर भी सिंध यहाँ पर बेटर टीम थी दोनों ही इनिंग्स में, ठीक है, लेकिन किसी कारण की वजह से मैच यहाँ पर भी पूरा नहीं हुआ और मैच फिर से हो गया ड्रॉ, ठीक है। तो तीनों ही मैच पर आप नोटिस कर सकते हैं सिंध का अपर हैंड था। अगर एक इनिंग्स भी कंप्लीट हुआ है तो उस हिसाब से अगर हम बताएं तो सिंध का अपर हैंड था, लेकिन किसी कारण की वजह से मैच कंप्लीट ही नहीं हुआ है किसी मैच पर, और रिजल्ट जो है सिंध के सपोर्ट में नहीं गया है, ठीक है। कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स के तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं तो उमर बिन यूसुफ का नाम आ रहा है सिंध की तरफ से, आप अगर चाहें तो बैक करके देख सकते हैं। यहाँ से आदिल अमीन का नाम आ रहा है, शौद शकील का नाम आया है सिंध की तरफ से, इसराउल्ला के 1-2 इनिंग्स में रन है, ऐसा ही, ठीक है। इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ना ही रखें तो बेहतर। रेहान अफरीदी के 2 इनिंग्स में रन है, ऐसा ही कुछ रहा है। तो यही परफॉर्मर है हेड टू हेड में, इससे ज़्यादा उम्मीद ना ही रखें इन मैचों में। अच्छा, अभी आते हैं ग्राउंड के बारे में, और यही पे सबसे बड़ा जो डिसीजन है वो आपको लेना पड़ेगा कि कल का मैच आप किस तरह से टीम बनाएंगे, कैप्टन वाइस कैप्टनसी पे क्या करेंगे, कहाँ कहाँ पे रिस्क लेंगे। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी ये टूर्नामेंट इस स्टेज में आ चुका है ना कि जो पहले से खेल रहे हैं उनको अब तक आइडिया लग गया है कि करना क्या है, ठीक है, किस तरह से टीम फॉर्म करनी है, किस तरह के बॉलर्स को रखना है, लोगों को लगभग आइडिया लग ही चुका है। और यहाँ पे नया कुछ नहीं है कि आप वहाँ पे कुछ यूनिक नहीं कर सकते। यूनिक जो है आपको करना पड़ेगा जो एक आध पन प्लेयर और कैप्टन वाइस कैप्टनसी सिलेक्शन में, ठीक है। बाकी बैट्समैन के सिलेक्शन में लोग कुछ हद तक मतलब अपना लक ट्राई करते हैं या तुक्का लगाते हैं, आप जो भी कह लो, क्योंकि रिकॉर्ड की वजह से ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप सिर्फ प्लेयर्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पर आपको कुछ यूनिक करना ही पड़ेगा। ऐसे स्टेज पर ये टूर्नामेंट आ चुका है। तो देखिए हेड टू हेड में जो भी आपने देखा सिंध का अपर हैंड रहा है, ठीक है, भले ही वो जीते नहीं लेकिन अपर हैंड उनका ही रहा है। अभी इस ग्राउंड में देख लेते हैं, इस ग्राउंड में भी रिकॉर्ड थोड़े से कम है क्योंकि मैचेस थोड़े से कम हुए हैं। पिछले सीजन में दोनों टीमों ने कोई मैच नहीं खेला था, एक ही मैच हुआ था, वो मैच मैं आपको दिखाऊंगा। और इस सीज़न में दोनों टीमों ने एक करके मैच खेला हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ से मिल रही है, सही है। अच्छा, तो ये है पिछले सीज़न का इकलौता मैच जो यहाँ पे हुआ था इस टूर्नामेंट का। तो लगभग 600 रन यहाँ पे बने थे, ठीक है। पेसर्स के साथ साथ स्पिनर्स के कुछ विकेट थे। सदर्न पंजाब के साथ मैच था तो यहाँ पर उन्होंने भी बना दिया था 392, और उसके बाद दूसरे इनिंग्स में जब सामने वाली टीम बैटिंग करने आई तो उन्होंने भी 309 रन बना दिए एक विकेट के अनुसार। बट टोटल विकेट तो 20 विकेट टोटल गिरे थे 3 इनिंग्स में और 4 दिन मिलाकर, और रन्स लगभग 600, यहाँ पे 600 लगभग 1200-1300 के आसपास रन बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैच देख के तो मुझे फिर से लगने लगा था कि शायद ये नेशनल स्टेडियम कराची वाला जो मतलब ग्राउंड है उसी तरह कुछ होगा, क्योंकि विकेट्स तो चलिए स्पिनर्स ज़्यादा से ज़्यादा ओवर करवाते हैं तो उनको विकेट मिले थे, लेकिन ज़्यादा किसी के लिए भी कुछ है नहीं यहाँ पे। लेकिन इस सीज़न में जो 2 मैचेस हुए हैं जब मैंने उनको देखा ना तब मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, मैं आपको कह सकता हूँ। क्योंकि देखिए अगर इस तरह के मैचेस में अगर रिजल्ट नहीं आए, सिर्फ बैट्समैन ही डोमिनेट करते रहें, तो ना ही एज ए व्यूअर हमें देखने में अच्छा लगता है और ना ही फैंटेसी की तरफ से वो मैचेस अच्छे लगते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि आप किसी भी बैट्समैन को छोड़ दो वो आपको शतक बना के दे देगा, ऐसा होता है। और ये सब मैचेस हम मतलब एक्सपीरियंस कर चुके हैं जो मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में हुए थे वहाँ पे। तो पहला मैच जो है पिछले सीजन का जो एकमात्र मैच है वो देखने के बाद मुझे ऐसा ही कुछ लगा था, लेकिन जब मैंने इस सीजन के मैचेस देखे तो दोनों टीमों ने एक करके मैच खेला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। खैबर ने खेला था एक मैच, 320 रन उन्होंने बनाए। कामरान गुलाम और रेहान अफरीदी के यहाँ पर भी आपको रन दिख जाएंगे। पेसर्स के 8 विकेट। अभी चलिए पहला दिन है, पहला इनिंग्स है, पेसर्स के विकेट है, सही बात है। आगे देखिए बालूचिस्तान को 120 पर निपटा दिया। सामिन गुल, इरफान उल्ला, मोहम्मद वसीम, ये सारे के सारे पेसर्स ने 10 विकेट निकाली है। चलिए अभी भी मान लेते हैं दूसरा इनिंग्स है, दूसरे दिन तक ही गया है बस। दूसरे इनिंग्स में खैबर ने बनाया 199। इसराउल्ला और आदिल अमीन के यहाँ पर परफॉर्मेंसेस थे।
पेसर्स के 8 और स्पिनर के 2। तीसरा इनिंग्स है, याद रखना। और चौथी इनिंग्स में 400 रन का टारगेट पड़ गया था। 224 पर निपट गई थी बालूचिस्तान। विकेट फिर से निकाले यहाँ पर पेसर्स ने, और चौथे दिन में यहाँ पे विकेट मिला था 2 साजिद खान जो स्पिनर हैं इनके, उनको। ठीक है, तो ये है पहला मैच। रन्स आप देखेंगे ज़्यादा नहीं बना है, डिस्पाइट एक शतक यहाँ पे विशाल वाला बनाया था कामरान गुलाम ने, फिर भी यहाँ पर 320 तक बने। उसके बाद से तो 120, 199, 224 ज़्यादा रन्स बने नहीं हैं। अगर हम इन दोनों मैचों में कंपेयर करें तो मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा। और एक जो मैच जो यहाँ पे सिंध ने खेला वो मैच भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर बने थे 458, पेसर्स के ही आपको विकेट दिख रहे हैं। ठीक है, सिंध ने यहाँ पर बनाया था 407, मतलब पहले 2 इनिंग्स में ही यहाँ पर 400 के ऊपर टोटल बने। उमर बिन यूसुफ और सौद शकील के यहाँ पर भी आपको रन दिख रहे हैं, साथ में सद अली। पेसर्स के साथ स्पिनर्स के कुछ कुछ विकेट्स, मतलब बराबर के विकेट्स हैं। और जैसे तीसरे और चौथे इनिंग्स में मैच आके गया, 231 यहाँ पर बना और डिक्लेयर दे दिया था। आखिरी इनिंग्स में 283 का टारगेट था। देखिए, अगर यहाँ पे 458 बन रहे हैं, 407 बन रहे हैं, तीसरे इनिंग्स में भी 231 बन रहे हैं, तो यहाँ पर तो टारगेट हो ही जाना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा ओवर था नहीं शायद, और इसीलिए नहीं हुआ। 100 सेकंड ने यहाँ पर भी रन बनाया था। आप नोटिस करिए, स्पिनर्स का कुछ रहा ही नहीं है ज़्यादा। ठीक है, मतलब पाकिस्तान में मैच है, आप तीसरे या चौथे दिन में तो उम्मीद रखेंगे ही कि स्पिनर्स का कुछ रोल आएगा, लेकिन स्पिनर्स के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ओवरऑल पेसर्स का डोमिनेशन है। अभी क्या है कि स्पिनर्स 35 ओवर 40 ओवर गेंदबाजी करवाते हैं, अगर 100 ओवर 120 ओवर का मैच होता है तो इसीलिए ज़्यादा बॉलिंग करवाएंगे तो विकेट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन हेल्प मैं जो कहना चाहता हूँ वो उस तरह का नहीं है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ जो कन्फ्यूजिंग है कि 2 मैचों में टोटल जो स्कोर्स बने हैं ना, वो 2 तरह का है। यहाँ पर बालूचिस्तान और सिंध का जो मैच था, पहले 2 इनिंग्स में रन लेकिन बने थे, लेकिन यहाँ पे तो टोटल जो हाईएस्ट स्कोर था वही था 320 का। तो ये मेरे लिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस पिच पे हो सकता है कि स्पिनर्स के लिए खास कुछ हेल्प नहीं है। ठीक है, अभी अगर आपको बैट्समैन देखने हैं कि मुझे किस तरह के बैट्समैन को कैप्टन हसन बनाना थी, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से कामरान गुलाम का नाम आपको मिल जाएगा, जिन्होंने अच्छा करा है। और सिंध के जब मैच हो रहे थे तब सौद शकील का आपको दोनों इनिंग्स में रन दिख जाएगा उमर बिन यूसुफ के साथ। तो अगर आपको इस ग्राउंड में कोई परफॉर्मर ढूंढना है कॉमन, तो ये परफॉर्मर्स आए हैं जो एक मैच हुआ है। इसके सिवाय हेड टू हेड में भी आपने उमर बिन यूसुफ का नाम देखा सौद शकील के साथ, और रेहान अफरीदी का नाम देखा था जो उन्होंने भी यहाँ पर परफॉर्म किया है। तो ये कुछ गिने चुने परफॉर्मर्स हैं, लेकिन जो बताने लायक बात है कि यहाँ पे लेकिन स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं हो रहा है। मतलब पहले 2 दिन में तो है ही नहीं, इवन तीसरे चौथे इनिंग्स या तीसरे चौथे दिन में भी उस तरह से हमें स्पिनर्स जो हैं देखने को नहीं मिल रहे हैं। और ऐसी भी बात नहीं है कि स्पिनर्स के लिए हेल्प नहीं है, इसका मतलब बैटिंग मुश्किल हो जाए, मतलब बैटिंग आसान हो रही है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बैटिंग भी यहाँ पर हमें मुश्किल होती हुई दिखी है। लेकिन अभी भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा पुराना जो मैच था, मतलब 2018 2017 वहाँ पर मैचेस देखे, और वहाँ से मुझे एक आइडिया क्लियरली लग गई कि यहाँ पे जो होता है वो है ये कि रन्स भले ही बने या नहीं बने, बॉलरों को यहाँ पे काफ़ी डोमिनेटिंग रोल आप लेते हुए देखेंगे। मैंने कुछ मैचेस देखे हैं जहाँ पर कुछ पेसर्स ने पर इनिंग्स में 8 से 9 विकेट तक भी निकाला हुआ है, पेसर्स, और वो भी 9 विकेट निकाल रहे हैं। वो ज़्यादा बॉलिंग करवाते नहीं हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। कुछ मैचों में मैंने कुछ टीमों को 100 रन के भीतर भी निपटते हुए देखा है, जिसको लीड किया है पेसर्स ने। अब स्पिनर्स को विकेट नहीं मिलता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। ठीक है, एक चीज़ समझ लीजिए, जितना ओवर का मैच होगा उसका लगभग 45 से 50% ओवर बॉलिंग वो कर पाएंगे। कुछ भी नहीं तो गलत शॉट सिलेक्शन के चलते एक आध विकेट उनको मिल ही सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बंचेस में विकेट लेने के बारे में, तो यहाँ पे हमेशा ही मुझे पेसर्स दिखे हैं। ठीक है, तो यही एक चीज़ है जो आप कल के मैच में अलग कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक देखिए सारी जनता क्या कर रही है, बैटिंग चाहे जो भी लेंगे, लेकिन बॉलिंग यूनिट में लोग स्पिनर्स को ही ज़्यादा ले रहे हैं। दोनों टीमों के जो दोनों मेन स्पिनर्स होते हैं उनको ले रहे हैं, लेकिन पेसर्स की तरफ ज़्यादा देख नहीं रहे। तो यहाँ पर आप थोड़ा अलग कर सकते हैं। सिंध के बॉलिंग के बारे में मैंने हमेशा एक चीज़ बताई हुई है कि उनकी पेस अटैक हमेशा अच्छी होती है, और इसीलिए वो कुछ खास अच्छा कर नहीं पाते, क्योंकि जिन जिन ग्राउंड्स पे हमने पहले मैचेस होते हुए देखे थे
वहाँ पे जैसे जैसे मैच आगे चलता जाता था पिच स्लो होता था और तब जाके सिंध की बॉलिंग फीकी पड़ जाती थी क्योंकि उनके पास अच्छे स्पिनर्स होते नहीं थे। लेकिन यहाँ पे सिंध के लिए चीज़ें अलग हो सकती हैं क्योंकि उनका जो बॉलिंग है वो इस पिच के लिए काफ़ी फेवरेबल हो सकता है। अभी एकमात्र मैच जो वो खेले थे वहाँ पर बहुत अच्छा से वो नहीं कर पाए थे, लेकिन मुझे उनसे उम्मीद तो है कि उनकी बॉलिंग यहाँ पे कुछ अच्छा कर सकती है। ठीक है, बाकी अगर आप सिंध के बैटिंग की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो बिल्कुल भी वो कुछ खास फॉर्म पे नज़र नहीं आ रहे हैं। आखिरी जो मैच वो खेल के आ रहे हैं मेरे ख्याल से 90 या 80 ऐसा कुछ रन पे ऑल आउट हो चुके थे और बहुत ही बुरी तरीके से उस मैच पे वो हारे थे। खैबर पख्तूनख्वा हालांकि अपने आखिरी मैच पर जीती थी, एज ए यूनिट उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी हुई थी। तो अगर आप मोटिवेशन की बात करेंगे, कॉन्फिडेंस की बात करेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा इस मामले में आपके लिए आगे हो सकती है। अब यही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा तो इस मैचेस में कुछ बताने के लिए है नहीं, ना ही रिकॉर्ड्स हैं, ना ही कुछ मतलब सही सा ट्रेंड है जिस में मैं आपको बातें कर सकूँ। ठीक है, लेकिन इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आप थोड़ा अलग हट के रहना चाहते हैं ना तो कल के मैच में आपको पेसर्स के ऊपर प्रायोरिटी देनी होगी। प्लेइंग 11 की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के होकर फकड़ जमान आखिरी मैच पर खेले थे और हो सकता है कि अभी वो खेले रेगुलरली क्वेदा ट्रॉफी में। हालांकि बहुत खास कुछ तो कर नहीं पाए थे लेकिन खेले थे। अभी अगर समझ लीजिए लाइनअप वगैरह आ जाता है और लोगों को पता चलता है कि ये खेल रहे हैं तो लोग इनको ज़रूर लेंगे। इनका नाम काफ़ी बड़ा है। फॉर्म में तो शायद उतने अच्छे हैं नहीं, चाहे इंटरनेशनल की बात करी जाए और आखिरी मैच में भी उन्होंने खास रन बनाया नहीं था, लेकिन बड़ा नाम है तो लोग इनको ज़रूर ले सकते हैं। उसके बाद मुसादिगाह में तो इसराउल्लाह ये ओपनिंग करेंगे। आदिल अमीन इनका इस फिक्सचर में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, कुछ कुछ मैच में उन्होंने परफॉर्म वगैरह करा हुआ है। कामरान गुलाम इस ग्राउंड पर इन्होंने शतक लगाया हुआ है। रेहान अफरीदी भी इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, चाहे आप हेड टू हेड की बात करें या फिर ग्राउंड में। साजिद खान इनके मेन स्पिनर होंगे। खालिद उस्मान बहुत ही बढ़िया फॉर्म पे चल रहे हैं और मैंने जो पुराने मैचेस देखे थे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कुछ मैचेस में मैंने खालिद उस्मान को विद द बैट काफ़ी अच्छा करते हुए देखा है। लेकिन वहाँ पर भी वही चीज़ जो है कि खालिद उस्मान बॉलिंग से कुछ नहीं कर पाए थे, बैटिंग से उन्होंने जब भी मौका मिला उन्होंने बनाया हुआ है। तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपके लिए, बैटिंग से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और स्पिन में मतलब साजिद खान के पीछे ही आ रहे हैं। तो बॉलिंग तो प्रॉपर्ली करवाते हैं, बाकी विकेट मिले ना मिले वो अलग बात। सामिन गुल, मोहम्मद वसीम, इरफानुल्लाह, इनमें से सामिन गुल और मोहम्मद वसीम ये दोनों इनके मेन स्ट्राइक बॉलर होने वाले हैं। मोहम्मद वसीम ने आखिरी जो मैच ड्रीम 11 ने लिस्ट किया था, जो मैच था खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पर भी अच्छी गेंदबाजी करी हुई थी। ठीक है, कल के मैच में हो सकता है कुछ लोग लेंगे कुछ लोग नहीं लेंगे, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं समीन गुल के साथ। और उसके बाद अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो और आपको तीसरा पेसर का ऑप्शन चाहिए तो इरफानुल्लाह आखिरी मैच पर उन्होंने भी बहुत सारे विकेट्स निकाले हुए थे इस ग्राउंड पर। सिंध के होकर ओमार बिन यूसुफ और सरजील खान ओपनिंग करेंगे। उसके बाद शौद शकील, असद शफीक, साद अली, शहजार मोहम्मद, मोहम्मद उमर, शहनवाज, ताबिज खान, मीर हमजा। और आप नोटिस करेंगे कि सिंध का जो मतलब प्लेइंग 11 है, बॉलर्स ज़्यादा बड़े बड़े हैं उन पर। ठीक है, शहजार मोहम्मद कोई ज़्यादा मुझे रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं इनके। हालांकि 2 साल पहले एक दोहरा शतक लगाया हुआ था इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, बस इससे ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं सकता। बाकी इनके पास आप देखेंगे कि प्रॉपर 4 जो है मेन फ्रंटलाइन पेसर्स हैं। अबरार अहमद इनके मेन स्पिनर हैं और इनके ऊपर तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देगी भी नहीं टीम, मुझे पता है। और 4 जो है इनके मेन पेसर्स हैं। इनमें से तबीज खान के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही है। शहनवाज धानी एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जिन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कराई हुई है। आखिरी मैच पर भी उन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाया था। जैसे जैसे मैचेस आगे खेलते जा रहे हैं ये, इनके बॉलिंग में और भी ज़्यादा मतलब शार्पनेस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो एक बॉलर है ये जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग से शायद कुछ ना कर पाएँ लेकिन बॉलिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। और अगर आप नाम के पीछे जाना चाहते हैं तो मीर हमजा इनका नाम है। बैटिंग में बात करी जाए तो शौद शकील और शारजील खान अभी तक अच्छा कर रहे हैं इस टीम के होकर। आसाद शफीक बिल्कुल भी फॉर्म पे नज़र नहीं आ रहे हैं। जो आखिरी मैच ड्रीम 11 ने लिस्ट किया था सिंध का, उसके बाद से आखिरी मैच पर अगर आपको नहीं पता 35 गेंद खेलने के बाद 0 रन बनाकर आउट हुए थे ये। और उसके बाद ओमार बिन यूसुफ, सारे रिकॉर्ड्स तो इनके सपोर्ट में है लेकिन फॉर्म का थोड़ा इशू इनका भी है। वो एक मैच जो ड्रीम 11 पर लिस्ट था उस मैच के उस इनिंग्स के बाद इनके भी खाते में थोड़े बहुत रनों की कमी चल रही है। अभी देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस हो सकते हैं, काफ़ी सारे नहीं तो 1-2 चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन कौन आएंगे उसके जगह पर बता पाना थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है अगर सिंध कोई इंक्लूजन करे तो उनके बैटिंग में कोई चेंज वगैरह कर सकती है। और खैबर पख्तूनख्वा मुझे लगता है एक उनके लिए पॉजिटिव पेसर का आना ज़रूरी है। आदिल अमीन बहुत खास फॉर्म पे दिख नहीं रहे हैं, बॉलिंग भी प्रॉपरली मिल नहीं रही है इनको। तो या तो इनके जगह पर एक प्रॉपर बैट्समैन को इंक्लूड करा जाए या फिर एक पेस ऑलराउंडर कोई ऐसा टाइप
तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है टीम के लिए। तो यही एक चेंज हो सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता कोई चेंज करेगी, क्योंकि आखिरी मैच पर ये टीम जीत के आ रही है। कैप्टन मसीह चॉइस की बात करी जाए तो खाइबर के होकर कामरान गुलाम और खालिद उस्मान आपको सेफेस्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद इसराउल्ला, फ़कर जमान अभी तो लोग नहीं लेंगे शायद, लेकिन अगर पता चल जाए कि ये खेलेंगे तो अनडाउटेडली लोग लेने वाले हैं। और जो जो पता करके आएंगे, कम से कम लास्ट मैच देख के आएंगे, वो भी आपके स्मॉल लीग में कोई ना कोई होंगे ही जो इनको लेंगे, तो ये आप कंसिडर करके रख सकते हो। उसके बाद रेहान अफरीदी और मोहम्मद वसीम, स्पेशली मैं कहना चाहूँगा बॉलिंग में से, और समीन गुल को भी आप यहाँ पे पकड़ के चल सकते हो। सिंध की तरफ से सौद साकिल और आसाद साफिक दी सेफेस्ट पिक में है। इनमें से सौद साकिल कमाल के फॉर्म पे चल रहे हैं, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है इनके बारे में बताने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप बैट्समैनों में से किसी को देखना चाहते हैं तो सौद साकिल से बेटर इन्फॉर्म बैट्समैन आपको कोई मिल जाए। उसके बाद आसाद साफिक और यहाँ से सरजील खान, ये भी ठीक ठाक फॉर्म पे चल रहे हैं, थोड़े से हिट और मिस टाइप हैं, लेकिन मतलब जिस दिन चल रहे हैं उस दिन काफ़ी लंबा खींच रहे हैं, और हर मैच के एक ना एक इनिंग्स में इन्होंने रन बनाया हुआ है आखिरी 2-3 मैच में। उसके बाद उमर बिन यूसुफ फॉर्म पे उतने खास कुछ दिख नहीं रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स जो हैं सारे इनके सपोर्ट में हैं। उसके बाद साद अली, शहनवाज धानी और तबीश खान में से दोनों ही मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप एक को भी लेना चाहते हैं तो तबीश खान को ऑफकोर्स आप लेंगे, लेकिन शहनवाज धानी को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें। यहाँ से शहनवाज धानी और यहाँ से मोहम्मद वसीम को, क्योंकि पिच में मैंने आपने देख ही लिया कि पेसर्स के लिए बहुत कुछ है अगर विकेट टेकिंग चीज़ों की हम बातें करें तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। ये मेरा स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन है। इनमें से कुछ प्लेयर्स हैं जो पर्सनली मेरे लिए तो ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं होंगे, लेकिन स्मॉल लीग है तो मैंने रख लिया है। इनमें से जो जो प्लेयर्स मेरे लिए मस्ट हैव हैं, रेहान अफरीदी यहाँ से, क्योंकि कीपर सेक्शन में और कोई है भी नहीं, ठीक है। दूसरे जो कीपर हैं मोहम्मद हसन, ये आखिरी मैच में खेले नहीं थे, मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे नहीं। और इनके जो कीपर हैं सिंध के, वो है शहजार मोहम्मद। अभी इनको बैट्समैन सेक्शन में दे दिया है, जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी कंपटीशन है, तो मेरे को स्पेस नहीं मिल रहा। उसके बाद खालिद उस्मान, कमरान गुलाम, ऑलरेडी मैंने इनको रीज़न ऑलरेडी आपको काफ़ी दे दिया है। सामीन गुल और मोहम्मद वसीम, दोनों पेसर्स को मैंने रख दिया है। अभी साजिद खान को आप रख सकते हैं इनमें से किसी के जगह पर। सामीन गुल का सिलेक्शन परसेंटेज इस मोमेंट पर 1% भी नहीं है, और हो सकता है अगर लाइनअप नहीं आए तो 5% तक हार्डली जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा। लेकिन अगर आप चाहें तो साजिद खान को रख सकते हैं, ज़्यादा बॉलिंग करवाएंगे और ये बैटिंग थोड़ी बहुत कर सकते हैं, लेकिन मैं सोली बॉलिंग के लिए ही ले रहा हूँ सामिन गुल को। बाकी आप चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं साजिद खान को। यहाँ से आसाद शफीक, उमर बिन यूसुफ, सरजील खान, तीनों ही सेफ पिक हैं। आसाद शफीक बिल्कुल भी फॉर्म पे नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बड़े प्लेयर हैं, और जिस दिन जब इनके ऊपर सवाल उठे हैं इन्होंने बड़ा करके दिखाया हुआ है, तो यही रीज़न है। बाकी मुझे फॉर्म पे बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे हैं, जैसा कि नज़र नहीं आ रहा उमर बिन यूसुफ। लेकिन उमर बिन यूसुफ का फिर भी रिकॉर्ड अच्छा है, तो थोड़ा सा प्रायोरिटी आप दे सकते हैं। आसाद शफीक एक पॉइंट है जहाँ पर आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, रिस्क होगा, ऑलरेडी आप समझ सकते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन है एक पॉइंट जहाँ पर आप इनके लिए काम कर सकते हो। ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि इनका सिलेक्शन परसेंटेज कितना ज़्यादा है। अगर आप आसाद शफीक को ड्रॉप करते हैं तो आपके पास यहाँ पर इसराउल्ला का ऑप्शन आ जाएगा, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। मुनीर अहमद या मुसादिक अहमद, इन्होंने आखिरी मैच में कुछ रन्स बनाए हुए थे, बाकी ज़्यादा प्रेफरेंस तो मेरा नहीं है। ऑलराउंडर सेक्शन में साद अली बहुत ही डिसेंट ऑप्शन है, आखिरी मैच में भी कुछ रन्स उन्होंने बनाए थे, लेकिन इनको मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे मैंने ताबीज़ खान और धानी दोनों पेसर्स को रख लिया है, तो इसीलिए मैं मैनेज नहीं कर पा रहा। अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो तब आप यहाँ पे किसी एक बैट्समैन की जगह पर या फिर किसी एक बॉलर की जगह पर गुल को यहाँ पे ऐड कर सकते, साद अली को ऐड कर सकते हो, ठीक है। देखिए बात यह है कि रन्स कितने बनेंगे वहाँ पे मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है। मैंने पुराने मैचेस देखे हैं, वहाँ पर मैंने रन ज़्यादा बनते हुए देखे नहीं है, ये सही बात है, लेकिन उन मैचों को मैं इन मैचेस से कंसिडर नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ बैट्समैन हैं जिनके ऊपर सोलली मुझे काफ़ी भरोसा आ रहा है, चाहे वह फॉर्म के बेसिस पर हो, रिकॉर्ड के बेसिस पर हो, तो उस बेसिस पर सौद शकील, सरजील खान, खालिद उस्मान, कमरान गुलाम और रेहान अफरीदी, इनके फॉर्म भी अच्छे हैं, रिकॉर्ड्स भी कुछ हद तक अच्छे हैं, और उमर बिन यूसुफ का फॉर्म अच्छा नहीं है लेकिन रिकॉर्ड अच्छे हैं। ये बैट्समैन हैं जिनको मैं शायद स्मॉल लीग में मिस ना करूं। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए सौद शकील इज़ दी बेस्ट चॉइस, मैंने कोई डाउट ही नहीं है। वाइस कैप्टनसी के लिए साजिद खान के साथ जा सकते हैं आप, रिकॉर्ड देख रहे हो उमर बिन यूसुफ या फिर यहाँ से कामरान गुलाम, ठीक है। खालिद उस्मान भी सही ऑप्शन है, लेकिन मैं एज ए बैट्समैन कामरान गुलाम को बेटर देखता हूँ खालिद उस्मान से रिकॉर्ड्स वगैरह के मामले में, और आखिरी मैच पर उन्होंने बहुत ही बड़ा शतक बनाया हुआ है यहाँ पर, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ,
ठीक है। बड़ी लीग में बॉलरों के ऊपर ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 रन से नीचे टीमों को ऑल आउट होते हुए देखा है। छोटी लीग में बिल्कुल नहीं, बहुत रिस्क हो जाएगा। और अगर ऐसा आप कर रहे हो, बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो, तो शहनवाज धानी, मोहम्मद वसीम और तबीश खान, ये दोनों दी बेस्ट ऑप्शंस हैं जिनको आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। इसके बाहर भी अगर आप ऑप्शन देखना चाहते हो, बैट्समैन सेक्शन में मुसादिक अहमद तो मैंने बता दिया, ऑलराउंडर सेक्शन में साद अली और आमिर यामीन भी एक ऑप्शन है। इन्होंने मतलब रिकॉर्ड्स जो हैं इनके भी सही हैं, फॉर्म में तो मुझे खास दिख नहीं रहे हैं, और एक चांस है, हल्का सा है लेकिन है, कि कल के मैच में ये ड्रॉप्ड हो जाए। अच्छा, अभी तक फ़ाकर जमान को ऐड नहीं किया गया है, तो अगर उनको ऐड करती है टीम तो वो अलग बात है। और यहाँ पर मोहम्मद उमर यहाँ से मतलब सिंध की तरफ से, अबरार अहमद ये स्पिनर हैं, अगर पिच में थोड़ा सा स्पिन हेल्प होता तो अबरार अहमद आपके लिए मस्ट हैव हो सकते थे। मैंने इनके बारे में आखिरी जो मैच की वीडियो बनाई थी वहाँ पर मैं बताया था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कुछ स्पिनर्स के लिए है नहीं, तो इसीलिए मैं अबरार अहमद को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। लेकिन बहुत ही सही बॉलर हैं, कमाल के रिकॉर्ड्स इनके हैं डोमेस्टिक सर्किट में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज़्यादा हेल्प उनको मिल सकता है। अगर आप चाहें तो इनको ले सकते हैं, ये इनके मेन स्पिनर होने वाले हैं सिंध की तरफ से, याद रखना। खाइबर की तरफ से साजिद खान और यहाँ से अबरार अहमद, इनके आप लगभग 40 से 50 ओवर की गेंदबाजी उम्मीद रख सकते हैं। विकेट्स नहीं मिल रहे हैं स्पिनर्स को, इसीलिए मैंने नहीं रखा। बाकी इनकी बॉलिंग प्रॉपर्ली आ जाएगी, ये पकड़ के चलना। और यहाँ से इरफानुल्लाह शाह, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं, इरफानुल्लाह शाह और मोहम्मद उमर पेसर्स में से, साजिद खान अबरार अहमद स्पिनर्स में से, ये ऑप्शंस हैं बॉलिंग यूनिट में अगर आप ट्राई करना चाहते हैं। तो बेसिकली अभी तक यही मेरा स्ट्रक्चर है, हो सकता है लास्ट मोमेंट पे कोई एक आध चेंज मैं करूँ। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है कि इन मैचेस में लास्ट मोमेंट पे अपडेट वगैरह बहुत ही लेट आता है, या फिर कभी कभार आता भी नहीं है। तो अगर वहाँ पे कुछ न्यूज़ वगैरह मिल जाए तो मुझे, तो मैं हमेशा वहाँ पर शेयर कर देता हूँ चैनल पर। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सब कुछ फ्री में है, सब कुछ आप ही के लिए है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।